बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th के म्यूजिक का एक और सेट लेकर के मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। अगर आपने इससे पहले सेट 1 सेट 2 या सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के आप लोग देख लें। अगर आपको इसका पीडीएफ यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए या किसी भी आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप लोग पर सब्जेक्ट 50 रुपये फ़ोनपे करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ अगर 5 सब्जेक्ट का एक साथ बंडल लेते हैं तो आपको 199 में यानी 199 रुपये पे हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है, किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है। तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, राग कामोद में, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। यानी स्वरों के नीचे उतरते क्रम या उतरते या घटते क्रम, अलग अलग तरह से पूछ सकता है, तो इसको अवरोह कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर चढ़ते क्रम को या ऊपर चढ़ते क्रम होता तो आरोह होता। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लें। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राग यमन का गायन समय क्या है, यानी राग यमन को किस समय में गाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सायंकाल या रात्रि का प्रथम प्रहर। कहीं आपको सायंकाल मिलेगा, कहीं रात्रि का प्रथम प्रहर भी मिल सकता है। यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे, यानी क्या थे वो, क्या करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा वो एक महान गायक थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। तो आंसर डी यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ताल लिपि में चिन्ह जीरो से क्या सूचित किया जाता है, या चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जा सकता है। ताल लिपि में पूछ रहा है, तो ताल लिपि में जीरो से क्या सूचित किया जाता है, तो खाली को सूचित किया जाता है। ऑप्शन बी जो है, यानी किसी ताल में खाली और ताली जो होता है तो खाली को जीरो से सूचित किया जाता है। अगला देखते हैं, श्रुति कितने हैं, श्रुति की संख्या कितनी है, श्रुति कितने, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा श्रुति 22 है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग किया जाता है। तो 4 ताल में जो है आपका कितनी खाली का प्रयोग किया जाता है, 2 खाली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोग 2 कर लें, ठीक है, 2, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। और कौन कौन सी मात्रा पे, तीसरी मात्रा पे और 7वीं मात्रा पे 4 ताल में खाली का प्रयोग किया जाता है। 4 ताल में 16 मात्राएं होती है, 4 विभाग होता है, 4 ताली और 2 खाली होता है। खाली उसके तीसरी और 7वीं मात्रा पर होता है, ये बात भी रखिएगा। तो आंसर 7 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राग में कोमल गौनी एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ताल पूछ रहा है कि किस ताल में कोमल गौनी एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा जो है राग काफ़ी में। किस राग में, राग काफ़ी में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी किस विद्या से थे, यानी क्या करते थे वो। भीमसेन जोशी थे, ये भी जो है एक महान गायक थे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। सप्तक में 7 स्वर होता है, ये आप लोग को पता होगा। सप्तक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, यानी ऑप्शन सी। कौन कौन, तार सप्तक जिसको तीव्र सप्तक भी कहा जाता है, दूसरा होता है मध्य सप्तक या मध्यम सप्तक, ठीक है, और तीसरा होता है आपका मंद्र सप्तक, यानी जो धीरे गाया या बजाया जाता है। तो ये सप्तक के 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा। तार सप्तक या तीव्र सप्तक, मध्यम सप्तक और मंद्र सप्तक। 3 ताल का खाली किस मात्रा पर होती है। जैसे आप लोग को पता है 3 ताल में 3 ताली और 1 खाली का प्रयोग किया जाता है। 3 ताल में 16 मात्रा होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, 3 ताल में कितना मात्रा होता है, 16 मात्रा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 16 मात्रा होता है और 3 ताली 1 खाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे 4 ताल में 4 खाली 2 खाली, तो यहाँ पूछ रहा है 3 ताल की खाली किस मात्रा पर होती है, तो 9वीं मात्रा पर होती है। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाद के कितने प्रकार होते हैं। तो नाद के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आहत नाद, दूसरा आपका होता है अनाहत नाद।
ठीक है। आहत जिसमें चोट पहुंचाया जाता, अनाहत जिसमें चोट नहीं पहुंचाया जाता, ये याद रखिए, आहत नाद अनाहत नाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार बजाते थे, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग हमीर के बारे में कह रहा है, तो राग हमीर जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो ठाट कल्याण के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किसके लिए जाने जाते हैं? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है या पालुस्कर, अलग अलग तरीके से लिखा होता है, इस संगीत प्रचारक के रूप में है। इनका आंसर हो जाएगा सी, यानी संगीत प्रचारक के रूप में ये जाने जाते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है? राग भैरव जो है, नाम जो है वही भैरवी और भैरव, भैरवी राग से भैरवी ठाट उत्पन्न है और भैरव राग से भैरव ठाट उत्पन्न है। तो राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है? तो भैरव ठाट से, यानी ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन, राग देश का अवरोह क्या है? आरोह और अवरोह होता है, तो अवरोह पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, सानी ध प ध म ग रे ग निशा। ठीक है, सानी ध प ध म ग रे ग निशा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्रा है? तिलवाड़ा ताल जो है ये 3 ताल की तरह होता है, ये इतना याद रखिएगा कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्रा पूछ रहा है। तो तिलवाड़ा ताल में जो है आपको 16 मात्रा होता है। कितना मात्रा? 16 मात्रा, 4 विभाग और 3 ताली और 1 खाली का प्रयोग किया जाता है। 3 ताली में जो है पहली ताली पहली मात्रा पर, दूसरी ताली 5वीं, तीसरी ताली 13वीं मात्रा पर, जबकि खाली जो है 9वीं मात्रा पर लगता है। तो एकदम 3 ताल की तरह है तिलवाड़ा ताल। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? 3 ताल में कितनी मात्राएं? तो 16 मात्राएं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। अगर आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धमार ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो धमार ताल में जो है खाली किस मात्रा पे होती है, ये पूछा जा रहा है। तो धमार ताल में जो खाली है वो किस मात्रा पर होती है? 8वीं मात्रा पर होती है। तो पहले धमार ताल को जान लेते हैं। धमार ताल जो है ये 14 मात्राओं का ताल है, जिसमें 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग? 4 विभाग और 3 ताली और 1 खाली इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका ताली जो है पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर, और इसका खाली जो है आपका 8वीं मात्रा पर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, खाली पूछ रहा है तो 8वीं मात्रा पर। ठीक है, 3 ताली और 1 खाली होता है धमार ताल में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 3 ताल में हम लोगों ने बात किया, 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। 3 ताली और 1 खाली, 4 विभाग होता है इसमें। 3 ताली और 1 खाली होता है, इसका खाली 9वीं मात्रा पर होता है। आगे देखते हैं, राग भीम पलासी का गायन समय पूछ रहा है कि किस समय में इसको गाया जाता है? राग भीम पलासी का, तो राग भीम पलासी का गायन समय जो है दिन का तीसरा पहर या तृतीय पहर, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि राग भैरव में कौन से स्वर विकृत होते हैं? विकृत स्वर 5 होते हैं, इसमें से 4 कोमल, 1 तीव्र होता है। तो विकृत स्वर इसमें कौन होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा रे ध स्वर जो है, यानी कोमल होते हैं, यानी विकृत होते हैं, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सा स्वर का पूरा नाम क्या है? स्वर सा का पूरा नाम क्या है? तो स स्वर का पूरा नाम क्या होता है? षडज। जैसे सा से षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, प पंचम, याद रखिएगा आप लोग। सारे ग, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। तो ये 7 स्वर जो है 7 स्वर का पूरा नाम है। तो ये षडज है, सा क्या है? षडज है। षडज को शॉर्ट में ही सा कहा जाता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन याद हो गया आप लोग को, 10 अगस्त 1860 ईस्वी को, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसके साथ साथ 50 रुपये का फ़ोनपे करके आप इसका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक सारी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं एक साथ। अगर आपको अन्य सब्जेक्ट का भी चाहिए तो उसका भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा।
अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो आप PDF ले करके उसको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां संगीत के किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? अब्दुल करीम खां के बारे में बात किया जा रहा है। करीम खां किराना घराना से आते हैं। तो करीम खां जो है संगीत के किस क्षेत्र से जाने जाते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गायन से, यानी गायक थे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। घराना क्या था इसका? किराना घराना था, ये भी याद रखिएगा। साड़व अड़व जाति में राग में अवरोह अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? यानी अगर आपको देखिएगा पता होगा, क्या पता होगा कि आड़व में जो होता है वो 5 होता है, साड़व में 6 होता है और संपूर्ण में 7। तो यहाँ पहले साड़व पूछ रहा है यानी 6, फिर पूछ रहा है आड़व यानी 5। तो 6 5 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, क्योंकि आरोह और अवरोह दोनों पूछ रहा है और जाति है इसका साड़व अड़व। साड़व का मतलब 6, अड़व का मतलब 5। मुख्य जाति 3 है, अड़व साड़व संपूर्ण। अड़व में 5 स्वर का प्रयोग किया जाता है, साड़व में 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर का प्रयोग किया जाता है जो शुद्ध स्वर है। उसके बाद पूछ रहा है आपको कि ग कौन सी श्रुति पर स्थित है? प्राचीन समय में ग जो है कौन सी श्रुति पर स्थित है? जब 22 श्रुति है उस पर अलग अलग स्वर स्थित है, तो ग पूछा जा रहा है कौन सी श्रुति पर स्थित है? तो 9वीं श्रुति पर स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म किस प्रांत में हुआ था? प्रांत पूछा जा रहा है, तो पंजाब प्रांत, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 नंबर में क्या कह रहा है? सुबह 4 से 7 तथा सायंकाल 4 से 7 बजे के समय को कौन सा काल कहते हैं? तो इसको कहा जाता है संधि प्रकाश काल, यानी ऑप्शन सी। इसी आधार पर संधि प्रकाश राग भी होता है जो इस समय गाया जाता है, यानी सुबह होने के समय या शाम होने के समय। तो ये जो है काल को संधि प्रकाश काल कहा जाता है, जहाँ पर सुबह और शाम का मिलन होता है या शाम रात और सुबह का मिलन होता है। इस प्रकार के राग को संधि प्रकाश राग भी कहा जाता है जो इस काल में गाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री कृष्णराव शंकर पंडित के पिता कौन थे? कृष्णराव शंकर के पिता का नाम पूछा जा रहा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पंडित शंकर राव, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। 1973 में पद्म भूषण सम्मान किसे दिया गया था? पूछा जा रहा है पद्म भूषण सम्मान जो है 1973 ईस्वी में किस संगीतज्ञ को दिया गया था? तो याद रखिएगा कृष्णराव पंडित को। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग का पूरा नाम क्या है? तो मैंने बताया था सारे ग म प ध नि तक जो है 7 स्वर का पूरा नाम होता था। ग का गंधार होता है, यानी 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी गंधार। अगला देखते हैं, दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो दादरा ताल में मैंने बताया था कि 6 आपका क्या होता है? मात्रा होता है और 2 विभाग होता है। 3 मात्राओं का एक विभाग होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद रहा कि पंडित कृष्णराव पंडित का पंडित कृष्णराव पंडित का निधन कब हुआ था? यानी कृष्णराव पंडित का निधन पूछा जा रहा था। 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी 22 अगस्त 1989 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राग भीम पलासी का वादी एवं समाधि स्वर क्या है? वादी यानी कप्तान जिसको मैं बोलता हूँ, समाधि यानी जिसको उपकप्तान बोला जाता है। तो राग भीम पलासी का वादी एवं समाधि स्वर क्या है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मध्यम और षडज, यानी म और सा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? राग केदार का आरोह क्या है? आरोह और अवरोह 2 चीज़ होता है किसी भी राग में। तो राग केदार का आरोह पूछ रहा है कि आरोह क्या है? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है? ठीक है, जान सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा इसका? सा म प ध नि सा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही। 37 नंबर में चलते हैं, देखते हैं 37 नंबर में क्या कह रहा है। धमार ताल में कितनी ताली होती है? तो धमार ताल में जो है कितनी ताली होती है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो धमार ताल में आपका कितनी ताली है? तो धमार ताल में जो है वो 3 ताली और 1 खाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जो ताली जो होता है पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर, जबकि खाली 6ठी मात्रा पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। झपताल में खाली किस मात्रा पर होती है? ठीक है, तो झपताल में भी क्या होता है कि 10 मात्रा होता है और खाली पूछ रहा किस मात्रा पर? तो 6ठी मात्रा पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
और इसमें भी 3 ताली एक खाली का प्रयोग किया था, पहली तीसरी 8वीं मात्रा पर और खाली जो है वो 6ठी मात्रा पर। अगला देखते हैं, राग बिहाग किस थाट से उत्पन्न है। राग बिहाग का थाट पूछ रहा है, तो राग बिहाग जो है बिलावल थाट से उत्पन्न है। ऑप्शन जो है ए इसका सही है। इसका आंसर क्या था, 3 प्राचीन ताली पूछ रहा, 3 है खाली 2। चलिए ठीक। 40 में क्या कह रहा है देखिए, राग भीमपलासी में कौन कौन स्वर वर्जित है। क्या पूछ रहा है, राग भीमपलासी में वर्जित स्वर यानी जो स्वर मना है। तो भीमपलासी में जो कौन कौन स्वर वर्जित होता है, रे ध स्वर वर्जित होता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फैयाज खां का जन्म हुआ था, फैयाज खां का जन्म कब हुआ था, 1886 ईस्वी को। 1886 में 8 फरवरी याद रखिएगा। बायां तबला को और किस नाम से जाना जाता है। बायां तबला को किस नाम से जाना जाता है, डुग्गी, डग्गा, धामा, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर इसका। डुग्गी के नाम से भी जानते हैं, डग्गा और धामा भी कहते हैं। अगला देखते हैं, भातखंडी जी के अनुसार थाटों की संख्या कितनी है। तो भातखंडी जी के अनुसार थाटों की संख्या 10 है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रंथ नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इसके लेखक पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक कौन है। तो नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि ने। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, फेमस बुक है म्यूजिक का। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से विभूषित किया गया है, यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसमें हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो बांसुरी शहनाई वादक थे, उसी को। कब, 2001 में दिया गया था। क्या रूपक ताल में कितने भाग होते हैं। तो रूपक ताल में 7 मात्रा होता है और 3 विभाग होता है। भाग मतलब विभाग, तो याद रखिएगा 3 विभाग या 3 भाग होता है। अगला देखते हैं, राग देश का वर्जित स्वर क्या है। वर्जित स्वर यानी जो मना हो उसी को बोला जाता है वर्जित स्वर। तो राग देश का वर्जित स्वर जो है गौध है, यानी गौध है इसमें नहीं लगता है। अगला देखते हैं, ध्रुपद में कितनी वानियाँ होती हैं। तो ध्रुपद में जो है 4 वानियाँ होती है। 48 का जो हो जाएगा बी। और जान लें तो ये वानियाँ कौन कौन होती है। तो 4 वानियाँ में गौहार वानी, डांगुर वानी, खंडार वानी और नौहार वानी। ये याद रखिएगा कि गौहार वानी, डांगुर वानी, खंडार वानी और नौहार वानी होता है। अगला देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं। तो दारुक कहरवा में 8 मात्रा 2 विभाग होता है, ये याद रखिएगा। 8 मात्रा 2 विभाग, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और आपसे मिलेंगे अगले सेट के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राग यमन थाट से उत्पन्न हुआ है। तो किस थाट से उत्पन्न हुआ है राग यमन, ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, राग कल्याण से। तो ये रहा आज का वीडियो, ये तीसरा सेट। अगर आप इससे पहले 2 सेट नहीं देखें या सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी दे सकते हैं, या प्ले लिस्ट में भी जा कर के आप देख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग चौथा सेट को देखेंगे। इसके बाद चौथा सेट आएगा, चौथा सेट को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।